तो प्रीवियस लेक्चर्स में गाइस हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग पार्टनरशिप, कॉरपोरेशन और स्पेसिफिकली एस कॉरपोरेशन और सी कॉरपोरेशन के बीच के डिफरेंसेस को हम एनालाइज कर रहे थे। सो जो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉरपोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आज हम कॉरपोरेशन और फिर पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं रिकॉन्सिलेशन को। बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, रिकॉन्सिलेशन स्केड्यूल। सो वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉन्सिलेशन स्केड्यूल को हम डिस्कस करेंगे। सो फॉर्म 1120 आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म 1120 का स्केड्यूल M1 और स्केड्यूल M2। सो आप हेडिंग देख रहे होंगे 2024 का स्केड्यूल मैंने यहां पे ओपन किया हुआ है। जैसे सभी को पता है कि फॉर्म 1120 किस चीज के लिए सर, एक इनकम टैक्स का रिटर्न है। तो इनकम टैक्स के रिटर्न के साथ में एक शेड्यूल भी फाइल किया जाता है। ये शेड्यूल आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। शेड्यूल M1 एंड M2। सो रिकंसिलेशन ऑफ इनकम एंड एनालिसिस ऑफ अनएप्रोप्रिएट रिटेन अर्निंग एज पर बुक्स। मतलब ये शेड्यूल जो है आपको आपकी बुक इनकम और टैक्स इनकम के बीच का एक रिकॉन्सिलेशन है। अब सर ये रिकॉन्सिलेशन की जरूरत क्यों है, ये हमें पूरा समझना है। और आप देखिए, ज्यादा बड़ा शेड्यूल नहीं है, छोटा सा शेड्यूल है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हाईली टेस्टेड है। और स्पेसिफिकली यूएससीपी के एग्जाम में तो इसके ऊपर सिमुलेशंस पूछे जाते हैं, शेड्यूल M1 के ऊपर और M2 के ऊपर। और 100% रेगुलेशन की जब आप एग्जाम देंगे तो आपको हो सकता है शेड्यूल M1 और M2 बनाकर दे दिया जाए और आपको फाइल करना पड़े। तो अभी नाम के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है कि सर वो M1 M2 शेड्यूल F क्या है। अभी हम इसके कंसेप्ट को ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग क्या हो रही है। द कॉर्पोरेशन में बी रिक्वायर्ड टू फाइल शेड्यूल M3 अगर उसका 10 मिलियन से ज्यादा की एसेट्स होती हैं तो उसको M2 फाइल करना पड़ता है। अब M2 और M3 में क्या डिफरेंस है ये भी हम सीखेंगे, सारी चीजें सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शेड्यूल M1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो शेड्यूल M1 है क्या चीज सर, और ये क्यों जरूरी है। तो शेड्यूल M1 जो है वो आपकी बुक इनकम और टैक्स इनकम के बीच के डिफरेंस का, टैक्स इनकम के डिफरेंस का रिकॉन्सिलेशन। सर ये डिफरेंस क्यों आती होंगी, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होना चाहिए। क्या आप सभी को इतना पता है कि अकाउंटिंग के रूल्स अलग होते हैं और टैक्स के रूल अलग होते हैं। आर यू अवेयर अबाउट और नॉट। द फर्स्ट थिंग, अकाउंटिंग रूल्स और एक होते हैं टैक्स के रूल्स, जिसको बोला जाता है टैक्स कोड, जिसको हम बोलेंगे IRC, इंटरनल रेवेन्यू कोड। तो अकाउंटिंग रूल्स और टैक्स के रूल्स डिफरेंस होते हैं। सोचिए जब एक इनकम टैक्स ऑफिसर होता होगा, उसके पास किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता होगा। सिंपल भाषा में हम बात करें, इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। तो सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों आता है, क्योंकि इसके ऊपर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के सिग्नेचर होते हैं और वो इस बात को सर्टिफाई करता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये ट्रू एंड फेयर है। जैसे इंडिया में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, इंडिया में ये पावर किसके पास है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है। लेकिन अमेरिका में ये पावर किसके पास है, CPA, सर्टिफाइड पब्लिक। तो वो किसी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर सिग्नेचर करके देता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। और जब इनकम टैक्स के पास ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाता है तो वो ये नेट प्रॉफिट देखता है कि हाँ, और इसके ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जो नेट प्रॉफिट है ये बना किसके हिसाब से है सर, ये अकाउंटिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग बना है। दिस इज अकाउंटिंग रूल्स, जिसको हम बोलते हैं USA गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल।
तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और टैक्स के लॉ में डिफरेंसेस होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो कि यूएस गैप और अकाउंट टैक्स रूल्स में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस को रिकंसाइल करना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि यार आप रिटर्न में ही बताओ। जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आप यहां बताओ कि आपका नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स कितना है। लेट से आपका नेट प्रॉफिट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग $40,000, अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग $40,000 है। नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंटिंग बुक्स जो है वो हमने लिखा 40,000। लेकिन इसके इस प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते समय हो सकता है कि आपने अकाउंटिंग के रूल्स का तो फॉलो किया है लेकिन टैक्स के रूल्स का फॉलो नहीं किया है। तो हम क्या इस अकाउंटिंग रूल को टैक्स रूल के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्स रूल के अकॉर्डिंग बने हुए प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। और इसके कन्वर्जन के लिए एक शेड्यूल यूज किया जाता है जिसको हम बोल रहे हैं। तो सर ये डिफरेंस क्यों क्यों आते हैं वो ये सारे आपको शेड्यूल 1 में देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि एक सबसे पहला डिफरेंस दिया है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। एक एक करके डिफरेंसेस को समझेंगे जो कॉमन डिफरेंसेस हैं, और भी हो सकते हैं कॉमन डिफरेंसेस। तो सबसे पहले है फेडरल इनकम टैक्स। देखो वहां पे लिखा है, अगर आप देखेंगे तो लिखा है फेडरल इनकम टैक्स। अब हमें ये समझना है कि सर फेडरल इनकम टैक्स मतलब जब एक कंपनी ने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा जो कि हमने बोला 40,000, तो उसने जो इनकम टैक्स पे किया होगा इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको क्या कर लिया होगा, माइनस कर लिया होगा। क्या कर लिया होगा? बोले यार खर्चा हुआ है ना, लेट से हमारा 40,000 का प्रॉफिट था, हमने लेस फेडरल टैक्स पे किया, हमने 10,000 ये पे किया, तो हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट दिखा दिया आफ्टर टैक्स। ये हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट है 30,000। जी सर। लेकिन इनकम टैक्स का रूल तो क्या बोलता है कि यार ये फेडरल टैक्स तो कोई खर्चा है ही नहीं, एक्सपेंसेस है ही नहीं हमारी नजर में, हम इसको प्रॉफिट नहीं मानते, इसको एक्सपेंडिचर नहीं मानते, इसको आप क्या कर दो, डिस अलाउड कर दो। आप क्या कर दो, इस फेडरल टैक्स को क्या कर दो, डिस अलाउड कर दो सर। तो जब आपने इसको डिस अलाउड कर दिया तो यहां पर अगर आपने 40,000 लिखा है तो यहां पे आपको फेडरल टैक्स में कितना लिखना पड़ेगा, यहां पर इस फॉर्म की जगह यहां पे ये यहां पे लिखना पड़ेगा सर 10 की। कि हमारे इनकम टैक्स का प्रॉफिट और अकाउंटिंग का प्रॉफिट 10,000 से डिफरेंशिएट कर रहा है, तो आपने यहां पर ये लिख दिया। तो ऐसे बहुत सारी आइटम होती है, इट इज नॉट एन वन वन टाइम आइटम की केवल फेडरल टैक्स है यहां पे जो लिखा है। अब जैसे उन्होंने एक और आइटम दी है, एक्सेस ऑफ कैपिटल लॉस ओवर कैपिटल गेन, बड़ी अच्छी बात है। अब ये भी समझना पड़ेगा हमें क्या लिखा है, क्योंकि ये सारी चीजें वहां आपको देखने को मिलेंगी जो यहां पे दी गई हैं। एक्सेस ऑफ कैपिटल लॉस ओवर कैपिटल गेन, एक्सेस ऑफ कैपिटल लॉस ओवर, अकाउंटिंग का कहना है कि यार आपने कोई कैपिटल प्रॉपर्टी सेल करी ना। जी सर, सेल करी। कितने की थी वो प्रॉपर्टी? बोले 40,000 की थी। सेल कितने में करी? सेल करी हमने 15,000 में। तो इसका मतलब हमें लॉस हुआ, तो लॉस को नेगेटिव में लिख दिया 25,000। और मान के चलो आपके पास एक और कार भी थी, वो कार $5,000 की थी, आपने उसको सेल किया 6,000, तो यहां तो आपको प्रॉफिट हुआ 1,000। ये बात सबको समझ में आ गई कि हाँ सर। अब हम इसको नेट ऑफ करके लिख दें, नेट नेट लॉस कितना है, -24। ये सबको समझ में आ गया होगा। तो आपने इस 24,000 को भी एक्सपेंडिचर मानकर यहां पे लेस कर दिया होगा, लेस। क्या बोल रहे हैं, एक्सेस ऑफ कैपिटल लॉस ओवर कैपिटल गेन, मतलब ये 25,000 का लॉस था, ये प्रॉफिट था 1,000 का, तो एक्सेस ऑफ लॉस ओवर कैपिटल। तो आपने इसको क्या बोला कि यहां पे हमें 24 और माइनस कर दो, और आप दिखा रहे हो 6,000 का प्रॉफिट, लेट से। हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं। अब इनकम टैक्स बोलता है कि यार यहां आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी के केस में
एक रूल चलता है कि आप आपके लॉस को कैपिटल लॉस को आप आपकी ऑर्डिनरी इनकम से सेटअप नहीं कर सकते। ये कहां का रूल है? अकाउंटिंग का रूल है या इनकम टैक्स का रूल है? दिस रूल इज फॉर इनकम टैक्स, दिस रूल इज फॉर आईआरएस। लेकिन अकाउंटिंग वाले बोले यार हमारे लिए तो लॉस है, तो हमने तो पी एंड हमने तो हम अलग अलग हम कैटेगराइज नहीं करते लॉस को। अकाउंटिंग बोलता हम लोगों को कोई कैटेगराइज करना नहीं सिखाया गया, यूएस गैप ने हमको ये कहीं नहीं बोला। यूएस गैप बोलता जो भी लॉस है पी एंड एल में डाल दो। लेकिन अकाउंटिंग क्या बोलता है कि ये लॉस का नेचर ही अलग है। तो आपने तो यहां पर इसको खर्चा मान लिया, हम नहीं मानते। तो आपने यहां पर जो नेट प्रॉफिट में इससे दिखा रखा था, हम इसको क्या कर देंगे, अगेन ऐड कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो जो अप टू 3,000 है वो इंडिविजुअल के केस में, वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी। बात समझ में आई? जी सर। ये सबको क्लियर हो गया? अब तीसरा एक और चीज है, चौथे नंबर की, इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बुक्स दिस ईयर। अब देखो ये सारी चीजें ऐड हो रही हैं, है ना, ऐड, ये ऐड वाला साइड है। इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बुक्स ईयर। अब ऐसी लैंग्वेज आएंगी कई बार, तो आपको ध्यान देना है। इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स नॉट, क्योंकि लैंग्वेज पे भी काम करना ना, नॉट रिकॉर्डेड, कहां लिखा है, नॉट रिकॉर्डेड ऑन बुक्स, ऑन बुक्स दिस ईयर। चलो, ऐसी कौन सी इनकम हो सकती है जो इनकम टैक्स बोल रहा हमें तो टैक्स दे दो, लेकिन आपने अकाउंटिंग में अभी उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया? किसी को ऐसा आता हो कोई दिमाग में? मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने बच्चे अकाउंट्स वाले बैठे हैं। इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बुक्स दिस ईयर, इसका मतलब, अब मैं आपसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूछता हूं। आप सभी को यूएसए गैप में ये तो पता होगा ना कि यूएस गैप अक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। अक्रूवल का मतलब कितने लोग समझते हैं? अक्रूड इनकम। अक्रूवल का मतलब होता है, अब कई बच्चों ने प्रीपेड रेंट लिख दिया। अरे हम इनकम की बात कर रहे हैं तो पे वाला कैसे हो सकता है? थोड़ा सा ये भी ध्यान देना पड़ेगा ना। तो यूएस गैप तो बोलता अक्रूवल कॉन्सेप्ट की अगर आपने कोई इनकम अर्न कर ली है, अर्न करिए भले रिसीव नहीं करी टैक्स दे दो। और ये बोलता है कि रिसीव करिए लेकिन अर्न करिए तो टैक्स मत दो। ये एक बड़ा रूल। मतलब इनकम टैक्स बोलता है कि अगर आपको 2025 का रेंट 2024 में ही मिल चुका हो, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? डेफिनेटली पॉसिबल है ना। किसी पर्सन ने बोला यार मैंने आपको जो 24 में रेंट देना था, मैं अगले साल का भी आपको आज ही एडवांस में दे देता हूं। तो आपको जो एडवांस में रेंट मिल गया, एडवांस में रेंट रिसीव हो गया, वो इनकम टैक्स बोल रहा है कि हमें टैक्स दे दो। ये हमारे लिए इनकम आज है क्योंकि फ्यूचर में मिला, पर हम भले फ्यूचर का आज मिला लेकिन हमारे हिसाब से तो आज इसके ऊपर टैक्स बनता है। लेकिन अकाउंटिंग बोलता है कि यार ये इनकम है ही नहीं। ये तो कोई चीज आपने एडवांस में ले ली, अभी तो वो फ्यूचर में आपका रेंट लेगा, तो हमारे लिए तो इनकम नहीं है। लेकिन टैक्स का रूल बोलता है ये इनकम है। तो यहाँ क्या लिखा, इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बुक्स ने रिकॉर्ड नहीं करी पर इनकम टैक्स के लॉजिक के, तो इसको आपने क्या करना है यहां पर, ऐड करना। तो इसको आप क्या करेंगे? तो ये तो इनकम के बारे में बात हो रही थी। अब नीचे आया एज ए एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड ऑन द बुक्स ईयर दिस ईयर, एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड ऑन द बुक्स दिस ईयर नॉट डिडक्टेड ऑन द रिटर्न। अगला पॉइंट, क्योंकि टर्मिनोलॉजी समझना है। एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड ऑन दिस ईयर इन बुक्स, बट, आगे पढ़ो, नॉट डिडक्टेड ऑन द रिटर्न, बट नॉट
बताओ कौन इसका एग्जाम्पल देगा? हु विल गिव यू? एनीबडी इन द क्लास? ये किस चीज का एग्जाम्पल? एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड ऑन द दिस ईयर इन बुक्स बट नॉट डिडक्टेड ऑन द रिटर्न। कई बच्चे डेप्रीशिएशन लिख रहे हैं। नो, नॉट एट ऑल। सैलरी पेड इन एडवांस लिख रहे हैं कई बच्चे। अभी वो नहीं समझ रहे हैं। मतलब अकाउंटिंग बहुत ही खराब है कई बच्चों की। एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन दिस ऑन दिस ईयर इन बुक्स जो है अक्रूड एक्सपेंसेस। अब कई बच्चों को अक्रूड एक्सपेंसेस और ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपने कुछ करना है नहीं। आपने यूट्यूब पे जाना है और मेरा ही एक लेक्चर देख लेना है, जो कि मैं आज अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं ताकि आपके काम आ जाए। आप यहां डालें। मैंने वैसे क्लास में समझाया वो, बट मैं इसका एक, इस लेक्चर को आप देख लेना। मैं इसका लिंक डाल देता हूँ, अक्रूड इनकम। अपने चैनल में डाल अक्रूड देता हूँ। इनकम का मतलब क्या होता है सर? अर्न बट। तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये वैसे ट्वेल्थ क्लास का कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल हम क्लास में। तो हमने एक वर्ड यूज किया सर, एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड ऑन दिस ईयर, जिसको कि अकाउंटिंग टर्म में, इंडियन टर्मिनोलॉजी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोला जाए। अब अकाउंटिंग का तो रूल क्या बोलता है कि यार आपने खर्चा इस साल कर दिया, भले एक्चुअल पेमेंट नहीं किया और खर्चा मान लो। मतलब ऐसा सोचो कि आपको रेंट देना था 31 दिसंबर का। 31 दिसंबर का रेंट आपका ड्यू था। आप उसको नेक्स्ट ईयर पे कर रहे हो। तो इनकम टैक्स तो क्या बोल रहा है कि यार ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर है, लेकिन अकाउंटिंग ने क्या बोला, नहीं खर्चा तो इसी साल का है। अकाउंटिंग क्या बोल रहा है कि हमारे हिसाब से तो एक्सपेंडिचर इसी साल का है, और ये बोल रहे हैं नहीं नेक्स्ट ईयर का। तो इन्होंने क्या बोला, इस प्रकार को भी हम क्या कर देंगे, एड ऑन करें कि नहीं करें? इसको एड ऑन करते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसी चीजें होंगी, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, ट्रैवल एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। अब एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस इनकम टैक्स की नजर में, तो सर क्या हमको सब ये रटना पड़ेगा क्या? अब आपका क्वेश्चन, हम तो अभी शेड्यूल M1 समझ रहे हैं, हम पूरा ये एक एक आइटम को नहीं समझ रहे हैं कि चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन। हमें ये समझना है कि सर शेड्यूल M1 का पर्पस समझना है हमें, क्योंकि ये तो पूरा रिस्पेक्टिव इनकम टैक्स में हम पढ़ेंगे। रिस्पेक्टिव इनकम टैक्स में हम ये सारी बातें पढ़ेंगे अलग अलग जगह पर। जैसे आने वाले समय में मैं आपको एक रूल पढ़ाऊंगा कि चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन कंपनी के केस में उसकी AGI का 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे सर ये AGI क्या है, तो वो हम समझाएंगे, फ्यूचर में समझाएंगे। हम वो नहीं समझा रहे अभी आपको, हम कुछ और समझा रहे हैं। हम क्या समझा रहे हैं सर? हम बेटा आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, हमें समझना है कि शेड्यूल M1 अकाउंटिंग इनकम और टैक्स इनकम के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसका एक प्रकार से रिकॉन्सिलेशन, बस ये समझना है। और रिकॉन्सिलेशन का मतलब कई बच्चों को नहीं समझ में आ रहा। रिकॉन्सिलेशन मतलब डिफरेंसेस, दो सेट ऑफ अकाउंट्स, दो सेट ऑफ बुक्स के में बीच में अगर कोई डिफरेंसेस है, उस डिफरेंस को रिकंसाइल करने के लिए एक स्केड्यूल बनाया जाता है। इसको शेड्यूल M1 और M2 बोला जाता है। और आप रिकंसिलेशन तब तक नहीं समझ पाओगे पूरी बेटर तरीके से, जब तक आपको एक चीज समझ में नहीं आती है, जब तक आपके थोड़े से अकाउंटिंग के रूल्स सही नहीं होंगे। अब जैसे अकाउंटिंग के रूल्स लाइक प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, क्या मुझे ये आपको समझाना चाहिए? क्या आप एक, कोई ऐसा तो नहीं है जो आर्ट बैकग्राउंड से यहां पे बैठ गए हो या इंजीनियरिंग करके आए हो? एनीबडी इन द क्लास, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। अगर साइंस के बैकग्राउंड है तो थोड़ा सा अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी। साइंस का बैकग्राउंड ऐसे हार्डकोर साइंस वाले तो नहीं, बायोलॉजी वाले, तो उनके तो बिल्कुल ऊपर से जाएगा, पहले बता रहा हूं ये वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आपने अकाउंटिंग ठीक ठाक कर ली है तो थोड़ा बहुत आपको अकाउंटिंग आना चाहिए पार्ट 2 के लिए, अदरवाइज
एक दो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे, एक टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, वो यही वाला हो सकता है। बाकी 99% तो मुझे कॉमर्स वाले ही दिख रहे हैं, एक दो बच्चे हैं। आउट ऑफ 117 ओनली 2 स्टूडेंट्स आर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। अब कुछ टेक्निकल पार्ट जो कि आप अगर अकाउंट के स्टूडेंट हैं तो ही आपको समझ में आएगा। इंस्टॉलमेंट सेल्स कॉन्सेप्ट्स, रिकॉन्सिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंस्टॉलमेंट सेल्स ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा शेड्यूल में। इंस्टॉलमेंट्स जो कॉन्सेप्ट है वो इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट है। मतलब इनकम टैक्स बोलता है कि कोई पैसा इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है ना, तो उसके ऊपर जैसे जैसे मिल रहा है उसके ऊपर टैक्स दे दो। तो बताइए, नेट इनकम से अकाउंटिंग इनकम से टैक्स इनकम में कन्वर्ट करते समय क्या करना चाहिए, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूं। अकाउंटिंग इनकम टू टैक्स इनकम में जाते समय हमें क्या करना चाहिए, इसका प्लस माइनस मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। इंस्टॉलमेंट सेल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल और केवल इनकम टैक्स में है। आप, मैं जानना चाहता हूं आप लोग क्या कहना चाहते हैं। कई बच्चे बोल रहे ऐड, कुछ बच्चे बोल रहे माइनस। जरा सोच के इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आपसे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हाईली टेस्टेड पॉइंट है ये। जरा आंसर दो बेटा चैट उसमें पोल के रूप में, नीचे वाला जो लिखा है ना अनटाइटल क्वेश्चन में। ऐड या लेस देखना चाहता हूं क्लास में कितने बच्चों को ये बात नहीं पता हुई। शुरू हो जाओ पोल में आंसर देना। वो वोट जल्दी दे दिया करो बेटा, बहुत स्लो देते हैं आप लोग। 117 स्टूडेंट का मैं वेट नहीं कर पाऊंगा, 1 मिनट बाद मैं चुनाव का टाइम खत्म कर दूंगा, मैं मानूंगा कि इलेक्शन टाइम ओवर हो गया है। 40 सेकेंड हो चुके हैं, 20 सेकेंड बाद क्लोज हो जाएगी विंडो। अच्छा सोच रहे हैं कई बच्चे। अरे डीटीएल पे क्लिक नहीं करना, नीचे जो लिखा ना उस पर क्लिक करना, उस रिजल्ट को देख रहा हूं मैं। चलो 69%, 70% बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। आउट ऑफ 70% एंड पोल करते हैं, 67% बोल बोल रहे हैं ऐड करना है, और 33% बोल रहे हैं। तो अपने को ये समझना है कि सर आपने बोला इंस्टॉलमेंट सेल्स इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट है, मतलब अकाउंटिंग इसको इनकम नहीं मान रहा होगा, तो ऐड करना है। तो जो इंस्टॉलमेंट सेल्स है वो ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट केवल अकाउंटिंग की बुक्स में होता है। चलो अगला बताओ, टैक्स एग्जम्प्ट इनकम का क्या करना चाहिए। टैक्स एग्जम्प्ट इनकम प्लस और माइनस, सारे अच्छे लिखो, ये बहुत हाईली टेस्टेड पॉइंट्स हैं। ऐड और माइनस, सोच में पड़ गए बच्चे सभी लोग। टैक्स एग्जम्प्ट इंटरेस्ट। चलो आंसर दो बेटा इसका भी, पोल में आंसर देना है कि क्लास में किस लेवल के बच्चे बटे। आइडिया 117 लोगों से तो नहीं पूछ सकता, अभी भी क्लास में बच्चे बटे हुए हैं। मतलब अकाउंटिंग बहुत सारे बच्चों की वीक है, साबित हो रहा है। अच्छा 25-30% लोगों ने तो वोट डालना नहीं है ना, तो उनको तो, वो उनको यही नहीं पता, या तो उनको वोट देते नहीं आता है, अपने आप को माइनर समझ के बैठे हैं वो लोग। 29% स्टूडेंट्स कह रहे हैं,
30% ऐड करना है और 70% कह रहे हैं लेस करना है। तो सर आपने बोला एग्जम्प्ट इनकम, मतलब अकाउंटिंग में ये इनकम ऑलरेडी ऐड होगी, ऑलरेडी ऐड होकर आ रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। ये बेसिक बात नहीं समझ पा रहे आप लोग? कि सर वो अकाउंटिंग इनकम ने तो उसको इनकम मान रखा है, हम बोल रहे हैं ना टैक्स एग्जम्प्ट इनकम, मतलब अकाउंटिंग भाई साहब बोल रहे हैं कि ऑलरेडी हमारी इनकम है, लेकिन टैक्स बोल रहा है ये इनकम नहीं है, तो आप अकाउंटिंग इनकम से क्या कर दोगे? उसको लेस कर दो। क्या कर दोगे? तो 70% बच्चे ठीक थे, ऑलरेडी ठीक थे। क्या मुश्किल है क्या ये इतना सा समझना, समझना? चलो अगला कॉन्सेप्ट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस डिस अलाउड होता है। डिस अलाउड एक्सपेंसेस को क्या करना चाहिए? लिख दो बेटा, सिर्फ चैट बॉक्स में लिख दो, डिस अलाउड एक्सपेंसेस को क्या करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐड लिख रहे हैं, कुछ माइनस लिख रहे हैं। डिस अलाउड एक्सपेंसेस, इसका मतलब अकाउंटिंग ने उसको ऑलरेडी एक्सपेंसेस माना हुआ है, तो हम क्या करेंगे? हम्म हम उसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड बैक करना पड़ेगा। बात समझ में आती है? अब कई बच्चे पूछ रहे सर कहाँ ऐड करना पड़ेगा? अरे भाई साहब, अरे रात भर हम पढ़े हैं रामायण, ऐसे बचपन में चलता था ना, और सुबह हमसे पूछा जा रहा है कि राम और सीता जी कौन थे, तो आप बता नहीं पा रहे हो। कई बच्चे पूछते सर ऐड कहाँ करना है? ओ हो, मैं तो यही भूल गया कि मेरे को बच्चों को ये भी बताना पड़ेगा कि ऐड कहाँ करना है। अरे हम बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स लिखा हुआ है, तो उसके अंदर ऐड कर देंगे। चलो रट लो बेटा, डिस अलाउड एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे एग्जम्प्टेड इनकम, ऐड कर देंगे इनकम रिकॉर्डेड इन टैक्स बट नॉट बुक्ड इन अकाउंट्स, लेस कर देंगे एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन टैक्स बट क्या? नॉट बट नॉट नॉट रिकॉर्डेड या बुक्ड। अभी उसके सामने एग्जाम्पल लिखा रहा हूं, आप लोगों ने जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट है उसका एग्जाम्पल भी लिखेंगे। डिसअलाउड एक्सपेंसेस हो गया, एग्जम्प्ट इनकम हो गया, इनकम रिपोर्टेड इन टैक्स बट नॉट बुक्ड इन अकाउंट, एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन टैक्स बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। ये किस चीज का एग्जाम्पल है? इनकम रिकॉर्डेड इन टैक्स बट नॉट बुक्ड इन अकाउंट। इसको क्या बोलते हैं? इनकम रिकॉर्डेड इन टैक्स बट नॉट बुक्ड इन अकाउंट, तो ये हो जाएगा आपका अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, बात समझ में आती है? अब एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये एक्सपेंसेस डिसअलाउड होते क्यों हैं, इसका क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है, इसका रूल्स। किसी को याद आता हो कोई एग्जांपल इसका? तो रूल्स है सर, जैसे आपने कोई पेनल्टी पेमेंट करी हो, पेनल्टी पेमेंट्स, ठीक है, तो पेनल्टी पेमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी अकाउंटिंग इनकम में तो वो खर्चा माना गया है, लेकिन इनकम टैक्स बोल रहा है कि हमारी नजर में ये एक्सपेंसेस नहीं है।
तो इसको यहां से क्या कर देना है, ऐड ऑन कर देना है, क्योंकि ये खर्चा है ही नहीं इनकम टैक्स की नजर में, तो आप तो यहां से माइनस करके बैठे। आपको ये समझना है कि ये नेट प्रॉफिट में से ये ऑलरेडी एडजस्टमेंट होकर आ रहा है। इस नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी आप एक पेनल्टी के एक्सपेंसेस को माइनस कर चुके हैं, तो इनकम टैक्स बोलता है कि हमारी नजर में ये एक्सपेंसेस नहीं, तो ऐड कर दो। एग्जम्प्टेड इनकम लेस कर दो। एग्जम्प्टेड इनकम लेस क्यों कर दो, क्योंकि नेट इनकम में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, जिसका एग्जाम्पल है वो पढ़ेंगे आने वाले समय में, म्युनिसिपल बॉन्ड इंटरेस्ट, जो आप पढ़ेंगे। और सर एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन टैक्स बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स आपने को पढ़ने पड़ेंगे, जिसके लिए थोड़ा बहुत बेसिक अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट आपको होती है। तो इस रिकॉन्सिलेशन शेड्यूल का नाम ही क्या है, शेड्यूल M1। सर अल्टीमेटली आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, डेप्रीशिएशन यहां पर सर कई बार डेप्रीशिएशन लिखा आ रहा है, जैसे देखो डेप्रीशिएशन, तो यहां पर डेप्रीशिएशन प्लस भी लिखा है और यहां पे डेप्रीशिएशन माइनस में भी लिखा है, ये इस साइड माइनस वाली चीजें क्यों लिखा है सर? क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है सर? मैंने आपको बताया है कि दोनों बुक्स में डेप्रीशिएशन अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। टेक्स्ट बोलता है मार्क्स मेथड, और लेट से मार्क्स मेथड के अकॉर्डिंग 5,000 आना चाहिए। अकाउंटिंग बोलता है यार हम तो SLM फॉलो करेंगे, और वो बोल रहा है 4,000। तो यहां से 4,000 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ऐड वाला साइड है, और यहां से 5,000 लेस करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है ये बात? हाँ, ये बिल्कुल आप ऐसा समझिए कि जैसे आप अपने इंडिया में कंप्यूटेशन बनाते हैं। अब कईयों को ये बात समझ में नहीं है कि सर यहाँ 4,000 लिखे या 5,000 क्यों माइनस किया। ये नेट इनकम में से डेप्रीशिएशन कौन सा वाला माइनस हुआ होगा, एज पर बुक्स वाला या ऐसा एज पर टैक्स वाला? एज पर बुक्स वाला माइनस हुआ होगा सर। तो मैंने बुक वाले को ऐड कर दिया, तो डेप्रीशिएशन का इफेक्ट हमने नलीफाई कर दिया एक तरीके से। बात समझ आती है कि नहीं आती, कि हमने इफेक्ट को नलीफाई कर दिया, मतलब उसको हटा दिया, अब यहां से हमने माइनस कर दिया। तो यहां पर आपको शेड्यूल समझना है कि सर यहां पे डेप्रिसिएशन हम यहां पर देखो लिखेंगे ना, डिडक्शन ऑन द रिटर्न नॉट चार्ज अगेंस्ट द बुक इनकम। तो आपने इनकम टैक्स वाला यहां पे माइनस कर दिया और अकाउंटिंग वाला प्लस कर दिया, तो नेट इफेक्ट 1,000 का ही गया। बट लेकिन फॉर्म में लिखने का तरीका अलग होता है। ये बात आपको आज यहां पर इसलिए समझना है, क्योंकि जब आप CPA की एग्जाम देने जाते हैं, क्योंकि ये कॉमन क्लास है टैक्सेशन की, तो आपको पता चले सिमुलेशन करना है और आपको यही नहीं पता कि यहाँ पे ये वाला प्लस करना है, यहाँ पे माइनस करना, आप उठा के 1,000 का इफेक्ट देके आ जाए, पूरा सिमुलेशन आपका गलत हो जाएगा। तो ये 4,000 इधर प्लस करना है और 5,000 इधर से माइनस करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी चीजों को समझना है। अब जैसे हम आने वाले समय में एक बात समझेंगे, मील एक्सपेंसेस। मील मतलब खाने का खर्चा। क्वेश्चन ने दिया 5,000 मान के चलो, और एक अकाउंटिंग का रूल है, एक टैक्सेशन का रूल है कि मील 50% ही अलाउड होता है, जितना भी पेमेंट करोगे उसका 50% अलाउड होता है। तो क्या करना चाहिए बताइए, इस 5,000 का क्या करें? क्या करें सर 5,000 का? सर 20, अब कई बच्चे बोल रहे 2,500 लेस कर दो, बताओ। अब ये कई बच्चे ये सोच ही नहीं पा रहे कि ऐड करना है या लेस करना है। अरे अकाउंटिंग इनकम ने कितना माइनस कर रखा है ऑलरेडी, अकाउंटिंग इनकम ऑलरेडी 5,000 माइनस प्लस माइनस कर रखा है, तो हम 2,500 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2,500 को क्यों ऐड करेंगे सर? अकाउंटिंग तो बोल रहा ना मील का खर्चा हुआ 5,000 मानो, वो तो इनकम टैक्स बोल रहा है कि ना 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 ना, हमारी नजर में 50% ही अलाउ करेंगे हम। तो अल्टीमेटली हमने क्या करा, इस 2,500 को यहां पे प्लस कर दिया। अब अगर हम फॉर्म में देखने जाएं,
तो हो सकता है कि यहां पर अदर आइटम में ये प्लस किया और यहाँ पे पूरा माइनस कर दिया। ऐसा कर सकते हैं क्या हम? अगर फॉर्म में भरना चाहें तो हम यहाँ पर 5,000 लिख कर यहां पर 2,500 माइनस कर दे, बात वही पड़ेगी सर। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ये प्रैक्टिकल एग्जांपल ही तो है सुधांशु, कि यहां पे 5,000 लिख दिया और यहाँ पे 2,500 लिख दिया, तो +5,000 -2,500। फॉर्म में लिखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उसका नेट इफेक्ट वही जाता है। अब जैसे चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन यहां पे क्यों लिखा है सर, और यहां पे भी क्यों लिखा है? तो चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन इनकम टैक्स के लिए रूल्स अलग हैं। जैसे उन्होंने एक रूल बनाया है कि कैश में कंट्रीब्यूट करोगे तो 60% ही अलाउ करेंगे हम, आपकी एडजस्टेड ग्रॉस इनकम का। तो आप क्या कर सकते हो? चलो थोड़ा लॉजिक से बताओ। अगर लेट से हमने 60,000 का डोनेशन दिया और हमारी एडजस्टेड इनकम 1 लाख, कितना अलाउ है हमें? पर वो इंडिविजुअल के लिए, हम यहाँ कंपनी के लिए बात कर रहे हैं ना, तो इंडिविजुअल के एक रूल है, जितनी आपकी इनकम होती है, एजीआई जितनी आपकी ग्रॉस इनकम होती है, आप इतना समझ लो, उसका 10% ही अलाउ करते हैं। तो हमने तो 60,000 का खर्चा किया है, तो वो मैक्सिमम कितना अलाउ करेगा इनकम टैक्स? 10,000। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि सर हम यहाँ पे 60 को ऐड कर दें और 10 को लेस कर दें, बात 50,000 की नेट इफेक्ट होगी। तो ये फॉर्म को समझना डिफरेंट तरीका। देखो कई बार नॉलेज होने के बाद बच्चों को फॉर्म समझ में नहीं आता। अभी क्लियर है कि यहां पे चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन को हम क्या कर रहे हैं, 10,000 को प्लस क्यों कर रहे हैं और 50,000 को यहां से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। सॉरी, 60,000 को हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं और 10 को माइनस कर रहे हैं, तो नेट इफेक्ट 50 का हो गया कि नहीं? ऐसा सोचो ना, एड 60 लेस 10, तो इसका मतलब आपने 50 ऐड कर दिया। नेट नेट इफेक्ट को आपने सोचना है। तो आपको है ना, सिर्फ अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं इंपॉर्टेंट होता, कई बार आपको एज पर दी फॉर्म भी आना चाहिए। तो ये प्लस माइनस करके क्या निकल कर आ जाएगी हमारी, ये प्लस माइनस करने के बाद क्या निकल कर आएगा बताओ? ये इस साइड साइड प्लस, इस साइड माइनस, ये नीचे ये, कि यहां पर क्या वर्ड आएगा? इसको क्या बोलना चाहिए, थोड़ा लॉजिक से बताइए। नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स की टैक्स। अभी भी कई बुक्स बोल रहे हैं, अरे बेटा बुक्स ही आना होता तो शुरुआती बुक से कर रहे, बुक्स पे पहुंचेंगे। जो आएगा आपका नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स। तो अगर आपको अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, स्पेसिफिकली इस टॉपिक में। पूरे में नहीं आएगी, पर 10 से 15% आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। तो यू नीड टू, अब एक बच्चे ने पूछा सर हम अकाउंटिंग के लिए क्या करें, हम बैठे हैं ना आपके लिए, बस आप मेहनत करने के लिए रेडी रहो। तो आपको क्या करना है मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। आपको हमारे एक एलएमएस में सुपर 30 नाम का क्वेश्चन वो होता है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कई बच्चों के अकाउंटिंग बहुत ज्यादा वीक होंगी, तो आपको एक एलएमएस दिया जाता है। आप जाएंगे, वो मैं बता दूं कि जो बच्चों का अकाउंटिंग वीक है वो क्या करें। ये वाला कोर्स एक्टिवेट करवा लेना आप। जिन बच्चों का अकाउंटिंग बहुत ज्यादा वीक है वो ही, सारे बच्चे देखने लगे तो पगला जाओगे, 42 घंटे के लेक्चर दे रहा हूं मैं आपको। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा अगर अपने को पास होना है तो। कितने घंटे के? 42 से भी ज्यादा, आई थिंक 50 घंटे, 50 आवर्स के लेक्चर। एलएमएस ओपन हो रहा है। कितने लोगों को पूरा समझ में आ गया बेटा ये बात? मैं देखूं कितने लोग क्लास में बैठे, मुझे ये फीडबैक चाहिए रहता है। जो अभी तक हमने समझा, वो कितने बच्चों को समझ में आ गया है? वो हैंड रेस कर दो बेटा जिनको समझ में आ गया है। बाकी को तो मैं समझा रहा हूं। तो आपने एक, अभी शुरुआती दौर है इसलिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जरा पोल में आंसर दो, मेरे को पता चलना चाहिए क्लास में कहाँ मैं, कहीं हम गलत तो नहीं है। मतलब नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट ही ऐसे हो सकते हैं जिनको समझ में नहीं आया।
जो अभी हमने समझा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो 94 स्टूडेंट, 94%, 92% बच्चों को बात समझ में आ गई, 90+ के ऊपर है स्कोर। चलो, मतलब ये बात हमारी। तो आज के बाद अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूल M1, क्या आंसर होगा आपको? आप कभी यूएस टैक्सेशन में इंटरव्यू देने जाएंगे, आपसे पूछेगा कि 1120 का शेड्यूल M1 क्या होता है, आपका आंसर क्या होना चाहिए? जो भी एक समझदार इंटरव्यू टेक लेने वाला होगा, अच्छे पैकेज में ये इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जरा लिखो चैट बॉक्स में, आई वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आप कभी ना कभी इंटरव्यू देने जाएंगे तो शेड्यूल M1 अंडर फॉर्म 1120 क्या होता है, तो आपको हमेशा लिखना रिकॉन्सिलेशन बिटवीन नेट इनकम एज पर बुक्स एंड अकाउंटिंग इनकम से टैक्सेशन इनकम का क्या है, रिकॉन्सिलेशन है शेड्यूल M1। स्पेशली बनाया जाता है 1120। तो समझ में आ गया होगा आपको शेड्यूल M1 और M2। तो ये एक इंटरव्यू प्रिपरेशन क्वेश्चन भी था। और 101% कह रहा हूं, 1120 का इंटरव्यू आप देखने देने जाएंगे, आपसे टेक्निकल राउंड में यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नॉट ओनली फॉर द इंटरव्यू एंड ऑल, दिस लेक्चर इज फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, यहां पर कौन सी आइटम नहीं आनी चाहिए? क्या यहां पर असेट और लायबिलिटी से रिलेटेड अकाउंट आएंगे क्या? तो अगर एग्जामिनर आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ ले, एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड अकाउंट आएंगे क्या, यस और नो में लिखना, गेस वर्क भी कर सकते। नो, नेवर, नॉट एट ऑल। व्हाई? बिकॉज एसेट और लायबिलिटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात नहीं करता है। हम यहां पर केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ओनली ऑन रेवेन्यू नेचर। वो यहां पर नहीं आएंगे, या कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर के बारे में नहीं आएंगे। वो बैलेंस शीट में आएंगे। तो रिकॉन्सिलेशन है इनकम का। और जब ये इनकम निकल कर आएगी, इसी के ऊपर आपने क्या करना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस इनकम के ऊपर ही क्या मांगेगा आपसे, फेडरल टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स। तो जब कभी भी फेडरल टैक्स मांगा जाता है, तो फेडरल टैक्स के ऊपर एक और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई बच्चों को नहीं पता होगा। ये जो फेडरल टैक्स आता है, ये आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी नहीं होती। इस फेडरल टैक्स लायबिलिटी जो निकालते हैं आप, उसमें से आप दो चीजें लेस करेंगे आप। क्या लेस करेंगे? विथ हेल्ड। विथ हेल्ड टैक्स माइनस करेंगे। दूसरा क्या माइनस करेंगे? एस्टिमेटेड टैक्स। और टैक्स क्रेडिट, ये भी आप क्या माइनस करेंगे? ये तीनों माइनस होती हैं। उसके बाद क्या आएगी आपकी फाइनल। बात समझ में आती है? सर, ये विथ हेल्ड टैक्स क्या होता है? आप सभी लोग सैलरीड एम्प्लॉय होंगे कहीं ना कहीं। आपका HR आपको बोलता होगा ना, TDS कटवा दो। बोलते हैं कि नहीं बोलते कंपनी में? तो ये आपके पे चेक से कट जाता है। तो इसको इंडियन टर्म्स में लिख लो, सिंपल लैंग्वेज में, TDS। जो कि अमेरिका में ये कोई वर्ड नहीं है, TDS सिर्फ समझने के लिए लिख रहा हूं, तो आप ढूंढ रहे हो TDS का है। एस्टिमेटेड टैक्स का एक और नाम होता है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जो आपने बोला। और टैक्स क्रेडिट, तो क्रेडिट मतलब आपकी जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आती है, उसमें से आपको कुछ टैक्स क्रेडिट मिलती है। अब वो टैक्स क्रेडिट क्या होती है, ये समझो कि आप, आपकी डॉलर अमाउंट क्या कर दी जाती है रिड्यूस को। तो बहुत सारी टैक्स क्रेडिट है, वन ऑफ देम इज फॉरेन टैक्स क्रेडिट। छोटा सा रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं, फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्या है, कई बच्चों को नहीं समझ में आता होगा, इसलिए एक बेसिक में ही आपको ये बात समझ लेना चाहिए। फॉरेन टैक्स क्रेडिट
क्या होता है कि अगर कोई यूएस कंपनी इंडिया में इनकम जनरेट कर ले, मान कर चलो, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि हमें टैक्स दे दो। लेकिन वो यूएस कंपनी है तो अमेरिकन गवर्नमेंट भी बोल रही है कि अच्छा फॉरेन में इनकम कमाई, हमें भी टैक्स दे दो। लेकिन वो बोलेंगे हम तो वहां पे भी तो टैक्स जमा करा के आए और आपको भी टैक्स दे, दो दो टैक्स। आप सोचो, यूएस कंपनी फॉरेन में अर्न कर रही है, उसके ऊपर फॉरेन गवर्नमेंट टैक्स मांग रही है। आप यूएस में इनकम, यूएस वाली बोले हमको भी टैक्स दे दो बिकॉज यूर ए डोमेस्टिक कंपनी, तो वो क्या बोलेंगे, एक प्रोविजन बनाया है कि जो फॉरेन में आपने टैक्स पे कर दिया है उसकी आप क्या ले सकते हो, क्रेडिट ले सकते हो। तो क्रेडिट का मतलब कई बच्चों को नहीं पता होता, टैक्स क्रेडिट। तो टैक्स क्रेडिट का सिंपल मीनिंग होता है आपकी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करना। टैक्स क्रेडिट का मतलब ये होता। क्या आज का लेक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड है? चाइल्ड टैक्स, अच्छा एक एक बच्चे ने पूछा सर चाइल्ड टैक्स क्रेडिट 1120 में मिल जाएगी क्या? अब ऐसे क्वेश्चन लिख रहे हैं कई बच्चे, क्या कंपनी के भी बच्चे हो सकते हैं? जो बच्चे ऐसा लिख रहे हैं कि सर चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, क्या कंपनी बच्चे पैदा करेगी? हो सकता है सर एआई आ गया हो, कंपनी भी बच्चे पैदा कर सकती हो। अब आपने ये नया आइडिया दिया, हो सकता है इलोन मस्क इसके ऊपर कुछ नया रूल बना दे कि नहीं अब कंपनी को भी बच्चे पैदा कराना है, क्योंकि हम तो यूज करते ही सर पेरेंट कंपनी के लिए। अरे वो पेरेंट और सब्सिडरी अलग होती है। तो लिखते समय सोचो कि 1040 की क्रेडिट 1120 में कैसे आ सकती है। 1040 इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग। तो कई बार एजुकेशन क्रेडिट, अब एग्जाम में आपको, यही तो मैं बोलता हूं जनरल नॉलेज। अब मुझे बताओ एजुकेशन क्रेडिट कंपनी को मिल सकती है क्या? चाइल्ड टैक्स क्रेडिट कंपनी को मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। कंपनी को फॉरेन टैक्स, अब ऐसी कौन कौन सी क्रेडिट है जो कंपनी को मिल सकती है और इंडिविजुअल को मिल सकती है, उसके बारे में हम रूल में पढ़ेंगे। लेकिन हमें अभी हम रूल कहां पढ़ रहे हैं, तो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। तो बेसिक्स भी बहुत जरूरी होते हैं यूएस टैक्स। कई बार बच्चों को ये बेसिक्स नहीं आती, इसके कारण वो बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं। तो सबसे बड़ा बेसिक अगर पार्ट 2 में आपको पास करना है तो वो अकाउंटिंग है। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि सर अकाउंटिंग के भी आपको कुछ लेक्चर देखने को मिल सकते हैं, देखने पड़ेंगे, स्पेशली दो स्टूडेंट हु आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग में कॉन्फिडेंट नहीं है। तो टैक्स क्रेडिट जो होती है, अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है रिटेन्ड अर्निंग। सर रिटेन्ड अर्निंग का क्या मतलब हो सकता है, आप ये भी पूछ सकते हो। तो यहां पर देखो, बिगनिंग अर्निंग लास्ट ईयर की कोई अर्निंग होगी, जो करंट ईयर में आप प्रॉफिट कमाओगे उसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। क्या होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स? बात समझ में आती है? अब हम एक वर्ड समझ रहे थे सर शेड्यूल, एक और आने वाले समय में आपको वर्ड देखने को मिल सकता है डेफर टैक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेफर टैक्स कॉन्सेप्ट। लेकिन ये काफी एडवांस वर्जन है, ये डेफर टैक्स का कॉन्सेप्ट आपसे ईए में नहीं पूछा जा सकता। लेकिन सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं क्योंकि मैं अभी अकाउंट्स नहीं पढ़ा रहा। डेफर टैक्स का मतलब होता है फ्यूचर से रिलेटेड टैक्स, जो कि अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्स इनकम में डिफरेंस होने के कारण अराइज होता है। सर दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ इनरोल्ड एजेंट। बट अगर आपको एक टर्मिनोलॉजी देख लें, पता चले डेफर टैक्स, और आप मुझसे डेफर टैक्स पूछें और बोले सर आपने तो उड़ा दिया, हमको तो बताया ही नहीं डेफर टैक्स। बेटा हर चीज अकाउंट्स की टैक्स में नहीं बता जा सकती, लेकिन अगर आपको समझना है तो फिर मैं आपके लिए एक लेक्चर यूट्यूब का भी आपको डाल दे रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है, यहां लिखना IAS 12 AKPIS, सारी चीज का सोल्यूशन अपने पास पहले से रहता है। जिसको समझना हो
26 मिनट का ये लेक्चर है, ये जरूर देख लेना, इसको भी मैं डाल देता हूं। अकाउंट्स वाले कितनी इनकम मानेंगे? और ये सिर्फ नॉलेज के लिए देखना है, नॉलेज के लिए। और नॉलेज के लोग रील देख लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते बेटा। तो जिसको देखना हो वो देख सकते हैं, जिसको नहीं देखना हो वो ना देखे, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी देखेंगे तो इनरोल्ड एजेंट में उसका इतना रोल है नहीं। लेकिन जब हम यूएससीपीए की क्लास पढ़ाते हैं तो उसमें तो आपको पूरा एफ ए आर फार सब्जेक्ट पढ़ना होता, तो वहां तो इसका रोल डेफिनेटली आने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में हमने शेड्यूल M1 को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया। और आज के बाद आपको शेड्यूल M1, तो यहां पर थोड़ा सा और चीजें देख लीजिए, लिखा एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इंडिया में भी कोई होता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर? जैसे इंडिया में होता ना CIN नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, होता है कि नहीं कंपनी का? वैसे ही अमेरिका में भी एक होता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे इंडिया में आइडेंटिटी के लिए पैन कार्ड होते हैं इनकम टैक्स की नजर में, तो वहां पर भी ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसी कोई आइटम जो आज आपको समझ में ना आई हो, पूछ लीजिए बेटा, दोबारा शेड्यूल M1 के बारे में नहीं बताया जाएगा। ट्रेवल एक्सपेंसेस, चैरिटेबल, डेप्रीशिएशन, टैक्स एग्जम्प्ट इंटरेस्ट, ये सारी की सारी आइटम्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो हमारा ये लेक्चर डेडिकेटेड था शेड्यूल M1 से रिलेटेड। अब किसी के कोई डाउट्स हैं तो Q&A सेशन में यू ऑल कैन आस्क द क्वेश्चंस। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको आज की क्लास में बिल्कुल समझ में ना आया हो?